ओके हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक रेस्ट ऑफ यूरोप? तो एक्सप्लेन यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की कहानी कुछ अलग है। हमने देखा इन यूरोप नेशनलिज्म डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ पावरफुल रिवॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें हुई, जबकि 1768 में वहाँ की पार्लियामेंट में महारानी विक्टोरिया से खुद ही पावर ले ली थी। वहाँ कौन थी बताओ? क्वीन विक्टोरिया थी, उसकी पोती कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ थी, जिसने भारत में राज किया। ये बात तो आप लोगों को पता है। उसी के टाइम पे सारा ये जहांगीर के समय आना ये सब हुआ। तो 1768 में महारानी विक्टोरिया से सारी पावर वहाँ की पार्लियामेंट ने ले ली थी। और आपको ये भी मालूम है कि उसमें स्कॉटलैंड का विलय हुआ, आपको मालूम है आयरलैंड का विलय हुआ, और एक और था वेल्स। कौन सा कंट्री था? वेल्स। तो ये सारे इंग्लैंड में धीरे धीरे मिला लिए गए। नाउ तो आप मैप निकालिए, जो आपके में सेकंड पेज का मैप है, उसमें इंग्लैंड की स्थिति देखिए कि इंग्लैंड कहाँ पर है। और इंग्लैंड में तो आप देखिए इंग्लैंड के पास कौन कौन से कंट्रीज हैं। दैट इज वेल्स है, ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, और स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ओके, इसी मैप के बेसिस पर हम लोग करेंगे। तो in Britain the formation of nation state was not due to any revolution। वहाँ कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। इन ब्रिटेन, जबकि पूरे यूरोप में ऐसा हुआ था। इन ब्रिटेन यूनिफिकेशन, पहले सब मिलके एक होंगे तभी तो नेशनलिज्म आएगा। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, तो ये यूनिफिकेशन हुआ है। इट वाज यूनिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। वाज नॉट ड्यू टू एनी रिवॉल्यूशन। वहाँ कोई रिवॉल्यूशन हुआ ही नहीं। वास्तव में आप देखिए तो वहाँ भी आज विश्व में एक ही ऐसा देश है जहाँ रॉयल फैमिली का सम्मान है। एलिजाबेथ के बेटे चार्ल्स कैसे रहते हैं, उनकी वाइफ की शादी होती तो कितना पूरा ब्रिटेन इकट्ठा हो जाता है कि नहीं। रॉयल फैमिली का वहाँ बहुत सम्मान है, और कहीं नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। तो ये कोई रिवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ। ओके, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। It was the result of long drawn process। तो ऐसा क्या हुआ होगा? Now the spirit of nationalism occurred in Britain in spite of many ethnic groups। तो इन ब्रिटेन वाज, इसको कह भी सकते हैं ब्रिटेन वाज द ए पर्सन ऑफ द एरिया, जिनको ब्रिट कहा जाता था। तो उस जगह के लोगों की एक साथ जो ऊपर रहते थे नॉर्वे और स्वीडन के नीचे, उनको क्या कहा जाता था? ब्रिट। उनका सबका अलग अलग पहनावा था और अलग अलग सब कुछ था, कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं थी। सो द पीपल ऑफ रीजन कौन कौन से थे? नाउ देखिए इंग्लिश, वेल्स आपको दिखाई पड़ रहा है मैप में। इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश, ये सारे लोग रहते थे।
ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो डिफरेंट टेरिटरीज लिखो, टेरिटरीज एंड ऑफ डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी, उनका वेशभूषा अलग था, उनका पहनावा अलग था, उनकी भाषा अलग थी। तो एथनिक आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि उनकी जो भी सब कुछ थी संस्कृति। एथनिक का क्या मतलब है, एथनिसिटी का मतलब संस्कृति होती, कल्चर। सो दीज वर ऑफ डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले क्या होगा, ओके, द इंग्लिश पार्लियामेंट, सो इंग्लिश पार्लियामेंट which has seized power from monarchy, इंग्लिश पार्लियामेंट, वहाँ पार्लियामेंट बन चुकी थी, दूसरों की देखा रही कि उन लोगों ने बना ली थी खुद ही। महारानी ने कहा ठीक है पार्लियामेंट बनाओ, तो बन गई। फिर उसी पार्लियामेंट में महारानी विक्टोरिया से पावर भी ले ली, कोई किसी ने वहाँ ऐसा नहीं किया, अटैक नहीं किया। तो इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर, किससे उसने पावर ले ली थी बताओ? फ्रॉम मोनार्की। जब मैं मोनार्की की बात कर रहा हूँ तो उस समय विक्टोरिया थी, ठीक है। ऑन इन 1768 तब दैट इज 1688 में ले ली थी, ये बहुत पहले ही हो गया था, ओके। नाउ 1688, so Parliament. Now there was power in hand of Queen Victoria for the name's sake. और नाम मात्र लिखा है कि नहीं भाई? जब सब कुछ ले लोगे तो क्या होगा? There was power in hand of Queen Victoria for नेम शेप। बिल्कुल थोड़ी सी पावर रह गई थी। अब जरा आगे की बात देखिए। सो क्वीन विक्टोरिया मर्ज्ड स्कॉटलैंड, उनके बीच में एक पैक्ट हुआ और उससे उन्होंने स्कॉटलैंड को आपस में मिला लिया, ओके। अब जरा देखें, by which treaty Scotland was merged to England? Here is information from Wikipedia. ट्रीटी ऑफ यूनियन। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए, ओके। सो बाय ट्रीटी ऑफ यूनियन, ट्रीटी ऑफ यूनियन का एक वो भी देख लें कि वो पेपर कौन सा है। दिस इज द ट्रीटी ऑफ यूनियन, दिस इज द ट्रीटी ऑफ यूनियन, जिससे कौन किसके साथ मर्ज हो गया, दैट इज स्कॉटलैंड वाज मर्ज। और इसमें ये दिखाया क्या जा रहा है, देखो कैसे घुटनों पे बैठ करके मर्ज हो रहा है। ये कोई मर्जर है क्या? ये सही निशानी आपको मालूम पड़ती है? ये देखो जरा, इसमें क्या दिखाया गया है कि स्कॉटलैंड का राजा घुटनों में, कोई ट्रीटी होती है ऐसे बताओ, है ना? ट्रीटी में तो हाथ मिलाया जाता है। वैसे स्कॉटलैंड इतना कमजोर देश था, वो कहने की ट्रीटी थी। और स्कॉटलैंड के लोग जो कि बैक पाइपर बजाते थे और वहाँ के पुरुष फ्रॉक पहनते थे। तो जब ये लोग वहाँ की पार्लियामेंट में गए, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, उन्होंने इनका मजाक उड़ाया। इवन फिर उसके बाद जब मर्ज हो गए तो स्कॉटिश लैंग्वेज बैन कर दी, उनकी ड्रेस बैन कर दी, सब कुछ बैन कर दिया। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये जो ट्रीटी ऑफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है यूनियन, सो बाय ट्रीटी ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड वाज मर्ज्ड इनटू इंग्लैंड। बोलो बात समझ आ गई? बाय क्या कहेंगे? एक्ट ऑफ यूनियन लिखा है क्या बुक में? लिखा है सर, दिखाओ कहाँ लिखा है? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 है ना?
चलो अच्छा निकाले, पेज नंबर 22 निकालो। बाई एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड was merged into इंग्लैंड। और फिर उसके बाद क्या हुआ होगा बताइए? आयरलैंड को तो जबरदस्ती मिला दिया गया। पेज नंबर 22 निकालिए तो ज़्यादा डिटेल मिल गया। ओके, तो फिर स्कॉटलैंड मिल गया, स्कॉटलैंड। नाउ आफ्टर दैट इसको क्या कहा गया? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ मिल गया ना। रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नाउ इट इज कॉल्ड, अब इसे क्या कहा गया? नाउ इट इज कॉल्ड, अब ना इसे ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहा गया, अब इसे कहा गया यूनाइटेड किंगडम। दो राज्य मिल गए ना, तो अब इसका क्या नाम पड़ गया बताइए? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आजकल तो लोग सिर्फ यूनाइटेड किंगडम ही बोल देते हैं। Now it is called United Kingdom of Great Britain. अच्छा, अब इसके आगे देखिए, और आगे भी क्या कहानी बताइए थोड़ा। क्या इसके बाद ये दिखाया गया है कि आयरलैंड भी मिल गया कैथोलिक मैस। फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ के जो दो अलग अलग लोग थे, तो यहाँ पर आप देखो ये है स्कॉटलैंड, दिस इज स्कॉटलैंड, और ये क्या है? आयरलैंड, और ये दिस इज वेल्स, और ये पोर्शन कौन सा बताइए? बीच में ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ पे दिखाया गया नहीं ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड ये सब एक ही थे, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। आप लिख रहे हैं यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन, और दिस इज वेल्स। वेल्स के लोग कबूतर का पंख लगाते थे, जंगली लोग। सर स्कॉटलैंड ऊपर और आयरलैंड, स्कॉटलैंड कहाँ पे? यहाँ पे दिस इज स्कॉटलैंड एंड दिस इज आयरलैंड। तो स्कॉटलैंड के बारे में तुमने बता दिया, ये लोग भोपा बजाते थे, उस तरह से नहीं होता स्कॉटलैंड का, भी आपको दिखाया, भी अभी फिर से दिखाएंगे। यहाँ के लोग कौन से थे? जंगली लोग थे, आदिवासी लोग थे, इनको भी इन्होंने मिला लिया। और आयरलैंड के लोग, आयरलैंड की अच्छी खासी संस्कृति थी, और वो आयरिश लैंग्वेज बोलते थे। जब तुम शिमला जाओगे, वहाँ पे आयरिश लोगों की बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी है, इनको तो यहाँ दबा दिया गया। फिर से समझो, जो क्रिश्चियनिटी है वो दो पार्ट्स में है। क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट्स हैं, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक से सुजैन तुम क्या समझती हो? बोलो, या और कोई बताए? प्रोटेस्टेंट। क्रिश्चियनिटी तो जीसस क्राइस्ट ने शुरू की है ना। जो लोग पोप को मानते हैं, राजाओं को मानते हैं, बोलते हैं पोप ही भगवान है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत है, वो कैथोलिक है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, पोप कुछ नहीं है, जीसस क्राइस्ट को मानो, इन फादर्स को और नन्स को मानने से क्या होगा, ये लोग तो करप्ट हैं, ऐसा भी सोचते हैं। समझे? उनको टिथे जाता था कि नहीं? तो जो लोग इनका विरोध करें, जो प्रोटेस्ट करें, और जो जीसस क्राइस्ट को और गॉड को माने, वो प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। और जो सबको माने, उन्हें क्या कहते हैं? बोलो, कैथोलिक। वास्तव में कैथोलिक्स कंजर्वेटिव्स थे, सो दे हैव फेथ। किसमें फेथ थी बताइए? पोप एंड चर्च। जब भी दे डिस्कार्ड, किसको करते थे डिस्कार्ड? पोप को। एंड ओनली हैव फेथ, किसमें फेथ है बताइए? ओनली हैव फेथ इन जीसस क्राइस्ट। बोले ये बीच में हमें वो नहीं चाहिए, उनके बिचौलिए, मीडिएटर्स नहीं चाहिए। समझ आ गई बात? तो अब समझो, यहाँ कैथोलिक है, यहाँ कैथोलिक है, यहाँ प्रोटेस्टेंट है। तो अब हम क्या लिखेंगे? दे ऑप्रेस्ड कैथोलिक कल्चर ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का सारा कैथोलिक कल्चर, अगली लाइन लिखी है कि नहीं? 4 लाइनें दी एक्स्ट्रा कि उन्होंने पूरा ऑप्रेस कर दिया। तो और बताओ ब्रिटेन में क्या था? इन ब्रिटेन देयर वाज ए प्रोटेस्टेंट कल्चर। समझ आ गई बात? और ये कल्चर कहाँ था? कैथोलिक कल्चर।
आयरलैंड में था और कहाँ था बताइए, स्कॉटलैंड में। तो आयरलैंड और स्कॉट। आयरलैंड की 80% पॉपुलेशन कैथोलिक थी और जबकि 20% कौन सी थी, प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट को इन्होंने इतना पैसा दिया और इनको योजनाबद्ध तरीके से पावरफुल कर दिया, इनको दबा दिया। और आजकल सब जगह प्रोटेस्टेंट हो गया, कैथोलिक नहीं रह गया। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से नाउ जो इंग्लिश पर्सन था या ब्रिटेन ऑप्रेस्ड कैथोलिक कल्चर या रिलीजन, ये अलग अलग क्रीड कहे जाते हैं। जैसे एक होता है रिलीजन के बहुत सारी जात के साथ पात होती है ना, जात पात, तो वो दैट इज क्रीड। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो कैथोलिक स्ट्रीम भी लिख सकते हो ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की कैथोलिक स्ट्रीम, देयर ड्रेस, देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर, सबको ऑप्रेस कर, ठीक है। देयर ड्रेस, ये लैंग्वेज। वो जब पार्लियामेंट में पहले बार फ्रॉक पहन के पहुंचे तो उनकी हंसी भी उड़ाई। बोले ये यहाँ का ड्रेस कोड ही नहीं, क्या पहन के तुम आ गए। इट इज देयर ड्रेस, देयर कल्चर एंड देयर लैंग्वेज। आगे क्या लिखा गया है बताओ, उन्होंने कैसे वेल्स को मिलाया और कैसे आयरलैंड को कैसे किया गया बताइए। देखो लिखा है कि नहीं, आयरलैंड ए सिमिलर फेथ विद कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, तो इसको जबरदस्ती मिला लिया गया। नाउ ड्यू टू एज ब्रिटिश वाज डोमिनेंट, पूरी दुनिया में उसका सिक्का बजता था, ब्रिटिश का था कि नहीं, तो इस वजह से उसको कोई आसपास वाला देश ऐसे कुछ नहीं कर सकता था, उसने जबरदस्ती मिला दिया। एक्ट ऑफ यूनियन भी नहीं साइन कर रही है ऐसी कोई यूनियन, सिंपली मिला दिया, मर्ज करा कि तुम हमारे अंडर में हो। अब जरा देखिए नाउ सो later on Ireland, so later on Ireland and Wales was merged, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया into England। Though the native citizen opposed it, जो वहाँ के नेटिव लोग थे उन्होंने अपोज किया। In this way United Kingdom was formed, लास्ट में देख लो। और वहाँ पर सब कुछ ब्रिटेन का ही हो गया, न्यू ब्रिटेन नेशन हो गया। और इस तरीके से 1801 में क्या हुआ, इन 1801 यूनाइटेड नेशन बन गया और वहाँ का फ्लैग यूनियन जैक हो गया। यूनाइटेड नेशन वाज, यूनाइटेड किंगडम वाज फॉर्म। तो इसका सिंबल क्या होगा, जो रॉयल सिंबल थे वो सारे सिंबल इसके हो गए। जरा देखो, उन्हीं का एंथम ही बना रहा, ब्रिटिश फ्लैग बन गया। इट हैज ब्रिटिश फ्लैग, पहले से चल रहा था वही रहा, यूनियन जैक विद नेशनल एंथम। वहाँ का नेशनल एंथम क्या है कि गॉड सेव अवर किंग, हमारे राजा को बचाओ, गॉड सेव अवर किंग, नेशनल एंथम। इस तरह से यूनिफिकेशन हो गया। जरा देखें कि ब्रिटिश का यूनिफिकेशन कैसे है।
नमस्ते बच्चों, हाउ नेशनलिज्म रोज इन यूरोप फ्रॉम डायनेस्टी फ्रॉम द अब देखिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को जीत लिया तो सारी स्टेट्स उन सबको द टायरनी लीडर जो दूसरों पर अत्याचार करके चाहते थे कि राजा लोग सर विलियम वन लास्ट में जर्मनी के अंदर में था तो नंबर 2 को राजगद्दी मिली। सो द और अलग से जो दिखाया गया है वो सार्डिनिया पीडमॉन्ट। इट इज द 3D डायग्राम पेंडेंस हैज टेकन प्लेस। ऑटोमेटिकली कोई चुनाव उसने लड़ाई की, वो मारा भी गया। कड़वा रीता में लड़ाई भी की और टीम को आजाद कराया। लॉर्ड बायरन का देखो अब यहाँ ग्रीक से के लोगों ने, ग्रीक की ट्रूप्स ने द नेशन के किंग बने। ये हैब्सबर्ग एम्पायर है जो कि इनका लीडर उसने कहा जब फ्रांस जीता क्लेमेंस वैन मैकबेथ में मिला। सो दैट इज यूनिफिकेशन। नाउ ब्रिटेन वाज यूनिफाइड विद स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। अल्टीमेटली नॉर्थ आयरलैंड भी इसमें मिला। सो तीनों के फ्लैग एक साथ बाद में मिला दिए गए। दिस इज द नेशनल सिंबल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन दैट गॉड एंड माई राइट। सो गॉड एग्जिस्ट करता है और हमारे अधिकार भी सच इज दिस। नाउ हियर वी आर। सबसे पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिला। क्या तुम्हें ये पता चल रहा है कि दोनों का फ्लैग एक साथ मिला दिया गया? जरा देखो, जब भारत में इंग्लैंड जहांगीर आया था तब उसका ये झंडा था, लेकिन उसके बाद मीनवाइल यानी 1640 के करीब जहांगीर के समय में था और 1688 है ना, तो उसके बाद ये काम हो चुका था एक्ट ऑफ यूनियन, तो इसके मिलने पे ये झंडा बना। अब जरा देखो, अगर इसमें आयरलैंड का झंडा मिलाया जाए तो कैसा होगा? ये आयरलैंड मिलाओ तो कैसा बन जाएगा? जरा देखो, तो धीरे धीरे झंडे मिलते गए और एक जैसा बन गया। समझ आ गया? अब फाइनली इस समय इंग्लैंड का झंडा क्या है, फ्लैग कैसा है? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से पहले इस बोलो इंग्लैंड में कौन कौन से देश मिलाएंगे, जैसे जानने के लिए समझ पा रही हो? कोई बात नहीं, इतना दिमाग को इतनी बात हो गई। तो आपको नेशनलिज्म समझ में आ गया इंग्लैंड कैसे हुआ? यूनिफिकेशन एंड नेशनलिज्म समझ में आ गया? इंग्लैंड में कौन कौन से देश मिलाए गए? स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स। अच्छा, स्कॉटलैंड को मिलाया गया, उसको क्या कहते हैं उस पेपर को? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान दे रही, थोड़ा नहीं दे रही। ओके, अब थोड़ा पहले चलो, अब तुमको बताएंगे दैट इज ग्रीस का जरा देखो, पीडमॉन्ट है जो साइड में यहाँ दिखाया से गया है। सो वो किंगडम that taken place. Ottoman Empire, it is यहाँ the से 3D diagram, the topography of unified Italy. इटली समझ में आ गया? ये देखिए, Now we will see how the Greek War of Independence has taken place. Ottoman ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या तुमको ये बात पता है कि यूरोप में ग्रीक कहाँ है अरविंद? थोड़ा लोकेशन बताओ आसपास। ग्रीक का भारत में भी कोई योगदान है? भारत में बहुत जगह यूनानी दवाएं बिकती हैं, यूनान ग्रीक को ही कहते हैं। ग्रीक का हिंदी नाम क्या है? यूनान। सो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस देखो, एक्सप्लेन, इसमें वार हुआ है। ग्रीक वार, क्या मैप में आप लोकेट कर पा रहे हैं ग्रीक कहाँ है? ओके, so let us find it in map. Where is Greek? और ग्रीक के बगल कहाँ कौन सी चीज है ये भी देखो जरा। तो देखिए, इसी में सबसे नीचे इटली के बगल में तुम्हें ग्रीस दिख रहा है। ग्रीस बोलो या ग्रीक बोलो, ये एक ही बात है। ओके, नाउ ये सब यहाँ पर आ जाए तो फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, और इधर इटली है। अब इटली के बगल में ये क्या है? ये देखिए, ये अफ्रीका नीचे चला जाएगा। ये है इटली, दिस इज इटली। और ये इतना पोर्शन क्या है बताओ?
ग्रीस, जिसको कि यूनान भी कहते हैं। अच्छा, इस ग्रीस पे क्या तुम्हें ग्रीन कलर का सब कुछ दिख रहा है? तो ग्रीन कलर का क्या मतलब बताओ, ये किसका यहाँ पर आधिपत्य है? हु इज रेनिंग हियर? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो होते हैं ये तुर्क होते हैं, वो ऐसी टोपी पहनते हैं, जो मुगल नहीं होते हैं ऐसे वाली टर्किश टोपी। तो ये सब होते हैं, और ये जो राजा होते हैं, यहाँ पर एक सुल्तान राजा था, तुर्क राजा। ओके, तो बताइए ग्रीक किसके अंडर में था? ग्रीक वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर, द सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ओके, नाउ देखिए इस बात को, इफ दैट इज, किस पेज में चेक करो, रुपया निकालो थोड़ा, हमको भी हेल्प मिले, तो हम देख लेंगे आपकी थोड़ी मिला। पेज नंबर 30 30 पेज निकालिए। चलो 30 पेज पे हैं। ओके, 13 है क्या? ओके, ये देखो, जो ग्रीक के लोग थे वो बहुत महान लोग थे। ग्रीक और रोमन में क्या अंतर है बताओ? एक रोम है, रोम कहाँ था? क्या इटली में रोम था यहाँ पे? अब वास्तव में इटली की राजधानी रोम ही तो है। तो रोम की, ये रोम और इटली, ग्रीक के लोगों का अलग ही लाइफ स्टाइल था। जो ग्रीक के लोग थे वो साइंस के दीवाने थे, और रोम के लोग थे वो साइंस के विरोधी थे, वे प्रेम के दीवाने। इसीलिए जो रोमांटिक मूवीज होती है वो साइंस पे नहीं चलती है, और जिसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ होती हैं उनको कहते हैं रोमांटिसिज्म। क्या कहते हैं? बहुत तरीके की मूर्तियाँ बनाना, प्रतिमाएं बनाना, आर्ट। ये आर्ट और कल्चर को मानते थे। और ये किसको मानते थे बताओ? ये इतना ज़्यादा साइंस को मानते थे कि जब ऑटोमन एम्पायर ने इन पे हमला किया तो 2000 साइंटिस्ट अपनी टेस्ट ट्यूब और अपने इक्विपमेंट्स लेके जंगल भाग गए। उन्होंने टमाटर, आलू, प्याज नहीं लिया, बोले हमारे एक्सपेरिमेंट बच जाने चाहिए, हम बचे या ना बचे। इसलिए तुम जितने अल्फा, बीटा, गामा, ईटा जो भी पढ़ते हो वो सब ग्रीक को एट्रीब्यूटेड है, जबकि ये अब नहीं बचे हैं। लेकिन इनके अल्फ़ाबेट को दुनिया को पढ़ाया जाता है कि तुम ये जानो कि तुम किसके वंशज हो, यानी तुमने कितने महान साइंटिस्ट के द्वारा साइंस सीखी। हम लोग को क्यों सिखाया जाता है? ग्रीक तो नहीं बची, लेकिन इसलिए बताया जाता है कि लोगों में इतना जुनून था साइंस के प्रति कि वो कुछ नहीं लेके भागे, अपने इक्विपमेंट्स लेके जंगल में भागे कि ये मुगल लोग हम पे आक्रमण करने आ रहे हैं, तुर्क लोग, हमारे एक्सपेरिमेंट्स तो बच जाए जिससे हम दुनिया को प्रकाश दे सकें। बोलो बात समझ में आई? तो इसलिए इन्होंने दुनिया को बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए। तो एक इसमें लॉर्ड बैरियन, इंग्लिश पोएट, उसने कहा भाई ग्रीक ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम भी ग्रीक को बचाएं। तो वो यहाँ से भागकर ग्रीक आया, उसने बहुत सारा फंड इकट्ठा किया कि इनको किससे बचाया जाए। क्या तुम अपने एक फोटो में देख रहे हो कि किस तरीके से ऑटोमन एम्पायर ने समुद्र किनारे 20,000 ग्रीक्स को मार डाला, उनकी दुर्गति देखो, वो रोमन चित्रकार ने बनाई। तो तुम्हें मालूम है रोमांटिसिज्म में एक रोमन चित्रकार कैसे बनाएगा, लेकिन वहाँ उसने कैसी दुर्दशा दिखाई, देख रहे हो कि नहीं, कैसे पढ़े हैं लोग और इनको किसने मार दिया। इट वाज अ मैसेकर, ये जीनोसाइड था कि जिसमें सारे ग्रीस मार डाले गए। सारे नहीं मारे गए होंगे, 20,000 ग्रीक मार डाले गए कि नहीं। तो वो अब कैसे इनको इंडिपेंडेंस मिला? उस समय ऑटोमन एम्पायर में खलीफा के लिए युद्ध चल रहा था। क्या आपको ये बात मालूम है कि पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद उनमें बहुत सारे लोगों में खलीफा, जो खलीफा होता था धार्मिक गुरु सबसे ऊंचा होता था कि नहीं, उसके लिए लड़ाइयाँ होती थी, लोग तलवार निकाल के मारते थे, जो सबसे शक्तिशाली होता था वही रिलीजियस हेड बनता था। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस थोड़े समय बाद ही ऑटोमन एम्पायर, शुरू में मोहम्मद साहब या उसके पैगंबर मोहम्मद उसके प्रोफेट है कि नहीं, तो उस समय ये बहुत शक्तिशाली था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों में आपस में क्या चलने लगा, रिलीजियस हेड के लिए। अभी भी तुमको मालूम है कि वो ISIS का जो हेड था मारा गया, वो भी इस खलीफा ही था। कोई भी क्लेम कर देता था, जो चाहे कितना बड़ा आतंकवादी वो अपने आप को खलीफा बोल देता।
इवन वो इराक में रहता था। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बड़ी प्रोमिनेंट और सम्मानजनक है। वो चाहे कैसा भी हो, कितनों को भी मारा, अगर शक्तिशाली है तो वो क्या बन जाएगा? खलीफा। तो ऑटोमन एम्पायर वाज ए मुस्लिम एम्पायर, इट वाज हीडेड बाई और रेन्ड बाई खलीफा। और एट दैट टाइम ग्रीक बोलो त्रिशु किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर के था। और ऑटोमन एम्पायर में उस समय क्या चल रहा था? देयर वाज ए वार विद इन ऑटोमन एम्पायर फॉर द पोस्ट ऑफ खलीफा। समझ में आ गई बात? या सुल्तान। अगर खलीफा ना बोल सको तो क्या कह सकते हो तुम? अभी अगला चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर इसी खलीफा के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चला था कि हम खलीफा को सपोर्ट कर रहे हैं। नाम खिलाफत है लेकिन खलीफा को सपोर्ट करते हैं, खलीफत आंदोलन, ठीक है, मूवमेंट। ओके, तो अब जब यहाँ पर ये कमजोर पड़ गया तो ग्रीक को क्या मौका नहीं मिल जाएगा आज़ाद होने के लिए? तो ग्रीक आज़ाद हो गया तो कौन एक इंग्लिश पोएट था बताओ जो यहाँ आया था, फंड जिसने इकट्ठा किया? तुम कच्चा सुनते हो, दूसरी बार फिर से पता चल गया, बोलो। हाँ, कौन था? लॉर्ड बैरियन ना। तो वो आया इंग्लिश पोएट, उसने फंड इकट्ठा किया और यहाँ पर लड़ाई की, और इसके बाद वो जो है मलेरिया में मारा गया। युद्ध के दौरान उसको मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, मर गया। लेकिन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के द्वारा अब इसे आज़ादी मिल गई और ग्रीक हम लोगों के सामने अब एक आज़ाद नेशन। बोलो, बात समझ आ गई? इसका वीडियो देखो फिर देखो। एम्पायर ने वहां पर 18,000 ग्रीक्स को, इनोसेंट ग्रीक्स को मार दिया गया। और ये रोमानियन पिक्चर से दिखाया जा रहा है कि ग्रीस पर कितना अत्याचार हुआ। ग्रीक ने पूरे यूरोप को ज्ञान दिया, इंटेलेक्ट दिया, कल्चर दिया, और अल्टीमेटली ग्रीक को ही ऑटोमन एम्पायर ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। सो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद ग्रीक फ्लैग हैज टेकन प्लेस। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हैज सपोर्टेड the unification of Greece. This is Sultan of Ottoman Empire who was reigning on Greece, and Greek was freed by the help of English writer. तो एक English writer ने, English poet ने मदद की, पैसा इकट्ठा किया और बाद में उसने लड़ाई की, वो मारा भी गया, बट उसने ग्रीक को आज़ाद कराया। The freedom or death. So such was the word of Kalvarita, Greece. खलवारीता वहाँ का वो क्या था? एक रिवोल्यूशनिस्ट था, उसने कहा या तो हमें आज़ादी दो या मौत दो, हम ऑटोमन एम्पायर के अंडर में नहीं रहना चाहते। तो खलवारीता, इसका भी नाम कभी आया एमसीक्यू में, तो इसका स्लोगन क्या था? फ्रीडम और डेथ। या तो आज़ादी चाहिए या मौत, दूसरी चीज़ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब देखिए, तो या तो आजादी चाहिए या मौत। ये कौन है? इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया और ग्रीक में लड़ाई भी की और ग्रीक को आजाद कराया। लॉर्ड बायरन। ये देखो, ग्रीक के लोगों ने, ग्रीक की ट्रूप्स ने यूरोपियंस की मदद से ऑटोमन एम्पायर के एक नेवी का जहाज था और ग्रीक के लोगों ने उसको जला दिया, तो इतनी खुशी मनाई कि जैसे ऑटोमन एम्पायर को ही उन्होंने हरा दिया। तो उसके लिए वो खुशी मनाई, हाउ देयर ट्रूप को जला दिया है। दिस इज द बर्निंग पिक्चर ऑफ, ऐसे दिखा रहे हैं कि ये एक सिर्फ चित्र ही है, उसके ट्रूप जल रहे नीचे, और ये ऊपर जैसे भूत का चित्र, हमने भूत काम पे कर दिया। तो चित्रकार की तो एक कला ही है, मतलब इतनी खुशी मनाई हमने, एक भूत एक था जो हमारे ऊपर था, उसको हमने हरा दिया। किसके नेवल ट्रूप्स हैं? ऑटोमन एम्पायर। तो एक तरीके की सिंबॉलिक विक्ट्री नहीं मानी जाएगी, हमने उनके नेवी के जहाज जला दिए, आग लगा दी होगी। तो अब हम देखेंगे दैट इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलो। और ये चित्र है कि कैसे 20,000 लोगों को, इसमें 18,000 बोला जाए, कहीं के 20,000 कैसे मारा ना। लेट अस समराइज कुछ चीजें। ओके, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जरा देखिए। Greece has been part of Ottoman Empire। तो ऑटोमन एम्पायर ने बहुत सारा इसका कल्चर खत्म कर दिया था, यहाँ साइंस का कुछ नहीं होने देता था। ठीक
ठीक है, सिंस 15th सेंचुरी, 1455 में से था ये, सिंस 15th सेंचुरी। लेकिन जब पूरे यूरोप में आग लगी हुई थी नेशनलिज्म की, तो यहाँ के लोगों ने भी शुरू कर दिया। दे ग्रीक स्टार्टेड इंडिपेंडेंस, ठीक है, सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर रूल्ड देम, जो वहाँ का खलीफा था, तो सुल्तान या खलीफा ऑफ ऑटोमन एम्पायर रूल्ड देम। अच्छा, ये चित्र कब का है और किसने बनाया है? 1824 का है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि इन 1824, इसमें बुक में 20,000 लिखे है ना, 20,000 ग्रीक्स वर किल्ड ड्यूरिंग मैसेकर। सिर्फ उन्हें मार डाला गया, उन्होंने तो कहीं पर आक्रमण भी नहीं किया था। दे वर वेरी काम एंड क्वाइट, वो तो साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्हें मार डाला बाय तुर्क। जो ऑटोमन एम्पायर के पब्लिक थे, पीपल को क्या कहा जाता था? जो ऐसी टोपी पहनते थे उन्हें क्या कहते थे? तुर्क। समझ में आ गया? बाय तुर्क्स। ठीक है, अब आगे देखिए, Greeks were struggling for their independence, ठीक है, from Ottoman Empire, but they were not powerful enough. वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, चाहते थे आज़ादी मिल जाए। लॉर्ड बायरन फेल्ट इट एंड सेड टू यूरोपियन कंट्रीज दैट ग्रीक हैज टॉट अस कल्चर एंड नाउ वी कैन नॉट लीव द ग्रीक्स अलोन। उसने हमें कल्चर सिखाया और क्या हम उसे अकेला छोड़ दें? तो उसने फंड इकट्ठा किया, वो एक पोएट था और वहाँ लड़ने गया। बट इट वाज नॉट पावरफुल इनफ। तो इसके लिए क्या हुआ? लॉर्ड बायरन, उसी का भी लिखा होगा लॉर्ड बायरन, अभी हमने आपको उसका फोटो भी दिखाया है, एन इंग्लिश पोएट, stated that Greece has taught, देखो ग्रीस वो कंट्री है और वहाँ के लोगों को ग्रीक कहते हैं, तो ग्रीक्स भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ग्रीक्स सिटीजन्स हैं, जैसे इंडियंस हैं, इंडिया, एक ही बात है। तो ग्रीस हैज टॉट कल्चर टू एंटायर यूरोप। So let us help it to get freedom। जब हम सभी आज़ादी पा रहे हैं तो ग्रीक का भी हक है कि वो आज़ादी पाए। He has collected funds and fought for Greek's independence। He has collected funds and fought for Greek independence। ठीक है, लेटर ऑन बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, अभी आखिरी लाइन पढ़ो, यहाँ लिखा है ना एज ऑफ रिवोल्यूशन में, बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल इन 1832 ग्रीक गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। है लिखे कि नहीं रहे? तो देखो फाइनली, और वो मारा गया फाइनली बाई, हाँ बोलिए, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीक
ये बात सही कह रही हैं कि कुस्तुनतुनिया की संधि, जो हिंदी में बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल को कुस्तुनतुनिया ही बोलते हैं। तो अगर हिंदी बोलना चाहो हिंदी में बोल सकते, तो यूनान कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा आज़ाद देश घोषित हुआ, या बाई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीक गॉट इंडिपेंडेंस इन 1830। चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, तो ग्रीक इन 1832 कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीक का ही एक वहाँ पर सिटी है, और एक टाइम पे वहाँ का जो द स्विंगिंग गार्डन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया का झूलता हुआ बाग विश्व के 7 आश्चर्यों में एक था। मतलब सिटी का इतना बड़ा गार्डन वो झूल रहा था, उसमें लोग झूलते थे, वो वायर्स में लटका हुआ था। ये विश्व का एक वन ऑफ द वंडर्स था। अब नहीं, 10 साल पहले हटा दिएगा, क्या करोगे? समझ आ गई बात? आगे देखिए, तो हम लोगों ने किसका अभी देख लिया? ग्रीस का देख लिया, और किसका देखा? एक आज हमने ग्रीस का देखा और इंग्लैंड भी देख लिया। अब हम देखेंगे इसी मैप में जरा पोलैंड पे, और पोलैंड किसी देखो वो किसके अंडर में है बताइए। कलर देख के बताना तो पता चल जाएगा किसके अंदर में लग रहा है। रशियन के, अब उसको रशिया से आजाद होना, ठीक है। नाउ दैट इज एक्सप्लेन द नेशन फॉर्मेशन ऑफ पोलैंड। पोलैंड कैसे एक देश बना, इसको हटा दें, चलो ठीक। दैट इज हाउ नेशनलिज्म केम इन पोलैंड। एक्सप्लेन हाउ चलिए आप जी भैया बताओ कहाँ पे हैं? सर उसके अगले पेज पे अगले पे? अंदर हार्डशिप किस पेज पे? पेज 50 अंदर हार्डशिप के ऊपर। अंदर हार्ट, चलो ठीक है, अंदर हार्डशिप के ऊपर देखो पेज 15। सो दैट इज, देखो, द पोलिश पीपल ऑफ पोलैंड वर अंडर जार। जो रशियन किंग होता था उसको जार कहते थे ना। तो पोलिश पीपल लिविंग इन पोलैंड वर अंडर रशिया। तो रशिया ने क्या किया होगा, ठीक है, ओके। पोलैंड वाज रूल्ड, पोलैंड सिर्फ रशिया ने नहीं रूल्ड किया, पोलैंड वाज सम टाइम रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया, सम टाइम रूल्ड बाय प्रूशिया, और कई बार तो पोलैंड पे नेपोलियन भी जाके चढ़ाई कर गया। सबने उस पर रूल किया, लेकिन पोलैंड ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा की आत्मा जीवित रखी। उसने कभी उसको मरने नहीं दिया। तुमने ये बात देखी थी कि फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज हो गई थी तो सबने अपनी लैंग्वेज छोड़ दी, लेकिन जो पोलिश लोग थे उन्होंने क्या अपनी लैंग्वेज छोड़ी, अपना कल्चर छोड़े। इवन रशिया ने उसको इतना ऑप्रेस किया, फाइनली वो रशिया के ही अंडर में आ गया। रशिया के अंडर में जब आया, वो ट्रीटी ऑफ वियना से आया। किससे आया? ट्रीटी ऑफ वियना से। फिर सबको सबका लेकर के पोलैंड को बोल दिया, अच्छा पोलैंड तुम्हारा ही हुआ, ठीक है। सो देखो उसी ऊपर लिखा हुआ है, पॉलिश वर रूल्ड बाय मैनी ऑफ द टेरिटरीज। देख लो, पोलैंड वाज रूल्ड बाय, अब अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के अंदर मिला। रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया लिखा है ऊपर कि नहीं? और कौन कौन से देश लिखे हैं? रशिया एंड प्रूशिया। बट पोलैंड नेवर लेफ्ट इट्स कल्चर, ठीक है, एथनिक वैल्यूज, मतलब अपनी संस्कृति को। एथनिक वैल्यूज का क्या मतलब है?
संस्कृति, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, कल्चर को, एंड लैंग्वेज। फिर जब रशिया के अंडर में फाइनली, तो रशिया के अंडर में आप फिगर में देख लो 1790 का मैप है जो तुम्हारे में दूसरे पेज पे मैप बना, कब का है 1790 का। फिर क्या हुआ, रशियन किंग बैंड द पॉलिश लैंग्वेज इन चर्च। तो ओके, इन 1831 आर्म्ड रिबेलियन। अब यहाँ पे देख लो, ये पोलैंड है और ये पोलैंड पर किसका कब्जा है, या रशिया का कब्जा है। तो यहाँ से एक आर्म्ड रिबेलियन 1831 में आया, अटैक कर दिया, लेकिन एक पोलैंड भला जीत पाएगा रशिया को। इट वॉज ब्रूटली क्रश्ड, ये बड़ी निर्दयता के साथ इसको दमन कर दिया गया। सो इन आर्म्ड रिबेलियन has taken place by Poland। पोलैंड के द्वारा एक मतलब आर्म्ड आंदोलन किया गया, बट इट वाज ब्रूटली क्रश्ड, इसको क्रश कर दिया गया बाय रशियन रूलर या रशियन ज़ार्स। अगले चैप्टर में जब पढ़ोगे तो ज़ार ही है, इसको ज़ार कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ, नाउ रशिया बैंड पॉलिश लैंग्वेज इन चर्च। उसने कहा कि पॉलिश लैंग्वेज में कोई भी बाइबल नहीं पढ़ेगा, लेकिन यहाँ के फादर भी ऐसे बहादुर थे, वो चोरी चोरी पॉलिश लैंग्वेज में बाइबल पढ़ते रहे और अंत में उसी लैंग्वेज के आधार पर ही आज़ाद करेंगे। बोले हम तो पढ़ेंगे, तुम जो भी करो, अंत में इसे आज़ाद करेंगे। उन्होंने लैंग्वेज नहीं छोड़ी और चोरी चोरी सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर भी नेशनहुड बन सकता है, ये दिखा। तो आगे वाली लाइन क्या कहती है बताइए, जब यहाँ पर हुआ इस घटना के बाद 1831 लिखा है, लेकिन उसी तरह नहीं लिखा होगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, नाउ पॉलिश लैंग्वेज was banned in churches, चर्च में बैन कर दी। बट इसके बाद क्या हुआ, पॉलिश यूज्ड पॉलिश लैंग्वेज इन चर्च कंटिन्यू। जो पॉलिश पीपल थे, पॉलिश जूते वाली पॉलिश नहीं है, वहाँ के लोग ही होंगे, पॉलिश पीपल कंटिन्यूड यूज पॉलिश लैंग्वेज इन चर्च। सही है, चर्च। उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली इट वाज सेट फ्री। कब सेट फ्री किया ये नहीं लिखा है, चलो हम इसको देख के बता देते हैं। भाई बिशप्स लिखो, इसके द्वारा, बिशप पादरी को कहते हैं क्या, फादर को तो बिशप कहते हैं। ओके, नाउ अब मैं इसका ईयर देख लेता हूँ, बुक में तो नहीं लिखा। When Poland got independence from Russia, According to History State Government, a Polish Republic was proclaimed on November 3rd, 1918. ultimately Poland got independence। बहुत लेट हुआ, 1918, तब तक तो पूरा यूरोप आज़ाद हो गया। लगता है ये स्ट्रगल करता ही रहा, नहीं 1870 तक तो सब नेशन बन चुके थे और इसको तो रशिया ने बहुत देर तक पकड़े रखा। आगे देखिए, अगली चीज आती है ग्रीस के ऊपर। तुम देख रहे हो क्या तुम्हारे मैप में, यहाँ पर टोटल 17 देश हैं। देखो जरा कौन कौन से देश हैं, मोरक्को और कौन कौन से, मैप में देखो। अब हम देखेंगे
कि हाउ द नेशनहुड इमर्ज्ड इन बाल्कन रीजन। फिर से देखो, इतना लिख लिया तो फिर आगे बढ़े। ओके, पोलैंड का समझ में आ गया ताशी, पोलैंड का आ गया, इंग्लैंड का आ गया, और एक कौन सा पढ़ा? ग्रीक का पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे ग्रीक के ऊपर ये सारे देश हैं, ये कैसे अलग अलग नेशन थे। सर्बिया और मोरक्को, ये सब नाम दिए। दिव्या कहाँ लिखा है ये सब बताओ जरा, कुछ तो काम बने। How? What was the reason of conflict in Balkan region and how they got independence? क्या ये सभी बाल्कन रीजन ग्रीन कलर में है? और क्या ये सभी ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में है? और जब खलीफत की जंग लड़ी जा रही थी, तो क्या ग्रीस की तरह इन्होंने भी फायदा उठाकर, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को आजाद कर लिया होगा? ऐसा तुम सोच रहे हो? समझ में आई बात की नहीं? तो ये जैसे इनके अंदर में था, ये बाल्कन रीजन है। इस रीजन का क्या नाम है? बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन के लोग अपने आप को स्लाव कहते थे। क्या कहते थे? स्लाव का मतलब होता है सुपीरियर, कि हम सबसे श्रेष्ठ। स्लाव का मतलब है सुपीरियर। अब जरा देखो, ठीक है। तो जो बाल्कन रीजन की कहानी है वो केस स्टडी है, इस चैप्टर की केस स्टडी मानी जाती है, लेकिन वो फिर भी आती है। ओके, हटा दी जाती है। What was the reason of tension, या रीजन ऑफ कंफ्लिक्ट? कंफ्लिक्ट का क्या कारण था इन बाल्कन रीजन? तो बाल्कन रीजन में हाउ डिफरेंट कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस, हाउ nationhood emerged in Balkan region. In this region, ये सब बुक के क्वेश्चंस हैं, जरा देखो। तो बाल्कन रीजन में जो था वो थोड़ा अलग अलग है। ये जैसे बहुत सारे पहाड़ हैं ऐसे, और पहाड़ के बीच में जमीन है। तो जमीन होने की वजह से यहाँ का आदमी यहाँ नहीं जा सकता था, और यहाँ का आदमी यहाँ नहीं जा सकता था। अलग अलग बीच बीच में जमीन थी बाल्कन रीजन में, और बीच बीच में भी टोपोग्राफी दिखाएंगे। बाल्कन रीजन की देखेंगे तो पहाड़ है, बहुत सारे बीच में प्लेन एरिया है। तो अलग अलग प्लेन एरिया में अलग अलग रीजन थे, और वो सब अलग अलग नेशन बने, क्योंकि कहीं कोई जा नहीं सकता था। समझ में आ गई बात की नहीं? तो लेट अस सी सम मैप फॉर यू। इसके लिए कुछ मैप देखें, क्या उसमें बनाया गया? देखिए उससे नाउ इसके लिए हमने आपको एक वीडियो भेजा है। वो वीडियो अपने आप में मास्टर वीडियो, जो सनशाइन स्टडी का है, वो पढ़ लोगे तो हर चीज़ आपको पता चलेगा। आधे घंटे में सब चीज़ पता चलेगा। जरा देखो, ये नहीं है, इसके बाद क्या